बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि जो नून लीग है वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की कोशिश कर रही है और हम दोनों की जो लड़ाई है उसका फ़ायदा भी उठा रही है। बहुत दिलचस्प बात है और ये बहुत सारे सवालात को जन्म देती है कि एक ऐसे वक्त में जब आप लोग ये दावा करते हैं कि आप लोग बहुत दाना हैं, आपके अंदर सियासी सूझबूझ है और आप सब समझते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक और पॉलिटिकल पार्टी आपको और किसी और को लड़ाने की कोशिश कर रही है और फिर आपको ये भी पता चल गया है कि आपको लड़ाया जा रहा है, तो फिर भी आप समझ नहीं रहे कि आप लड़ाई ना करें। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो ये साबित करते हैं कि पीटीआई को कोई लड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पीटीआई की जो अपनी सियासी चालें हैं या उनके अपने जो पॉलिटिकल मूव्स हैं वो ये साबित करते हैं कि पीटीआई के जो अपने डिसीजंस हैं वो उनकी वजह से उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो दूरियां पैदा हो रही हैं। इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एहसन महमूद साहब ने। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने मेरा सवाल सुन लिया होगा जो कि इंट्रो के अंदर मौजूद था। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको किसी के साथ कोई लड़ा सकता है? ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपकी जो अपनी चालें हैं सियासी, उसके नतीजे में किसी को फ़ायदा हो रहा हो, मगर आप नहीं लड़ना चाहते तो कोई कैसे लड़ा सकता है आपको? जी, आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस तरह के बयानात जो हैं जिससे कि ये हो कि जी कोई लड़वा रहा है या कर रहा है, तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि ये ऐसा मुमकिन तो नहीं होता अमूमी तौर पर। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो मर्जी हालात हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हुए हैं कि एक तरफ अदालतों के अहकामात हैं, एक तरफ मुकदमात की भरमार है, दूसरी जानिब जो एक पॉपुलर लीडरशिप है वो जेलों के अंदर है, और तीसरी जानिब जो है वो बिजली के बिल और आईपीपीज के खिलाफ जो एक हंगामा खड़ा है, और चौथा एक बेरोजगारी की एक लहर है, और पांचवा जो महंगाई की एक लहर है वो किसी के काबू नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर एक ऐसी फजा मुल्क में बनाई बैठी हैं। और मैं एक बात जो मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी से मुझे ये बल्कि अफसोस से भी कहना पड़ रहा है कि एक तरफ हम अज़्म इस्तेहकाम का जो है ना वो एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, दूसरी जानिब हम जो है ना ये देख नहीं रहे कि मुल्क में हर तरफ जो है ना एक अफरा तफरी का एक आलम है, और लोग जो है ना वो अपने रोजमर्रा मसाइल में इस कदर उलझ चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो किस तरफ जाएं, किसको सही समझें, किसको गलत समझें। तो और आखिरी बात इस जिमन में ये है आपके सवाल के जवाब में कि ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसमें कि सही भी सही है और गलत भी सही है। यानी किसी लॉजिक को आप समझ ही नहीं सकते कि कोई बंदा क्या बात करता है और उसकी क्या जिम्मेदारी, क्या पोजीशन है। आपने देखा कि अभी अमेरिकन जो है, मैं आखिरी बात इसमें कहूंगा कि अमेरिकन आपने देखा अभी कि वो सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर थी उनको बड़े तो तेज सवालत का सामना करना पड़ा और आखिर उन्हें मुस्तफी होना पड़ा। और दूसरी जानब जो जो बाइडेन है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, मैं तो ये दस्तबरदार होता हूँ इस सदारती दौड़ के, इंतखाबात की दौड़ से मैं बाहर हो जाता हूँ। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान के अंदर उस तरह की रिवायत मौजूद नहीं है। लेकिन मैं फिर से अपने सवाल की तरफ आऊँगा। पीटीआई की जो रिसेंट हिस्ट्री रही है उसमें हमने देखा है कि वो जो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं उनको मलाइन करने की कोशिश करती है, तानो तशनी करती है, पोलिटिसाइज करने की कोशिश करती है, और उसके बाद फिर 9 मई के वाक़यात हमारे सामने हैं। तो यानी एक आपका बाकायदा एक तारीख़ है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दूसरा आपको लड़ाने की कोशिश कर रहा है? ये देखें, ये अब तो 9 मई जो है, ये देखें अब जो इंटरनेशनल न्यूज हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अब ये भी तो एक कजिया बन गया ना, अगर कोई ये चीज ये कैसी होती कि जिसको 2 से 3-4 माह में अगर इसको पाइल अप कर लिया जाता और इसके बारे में कुछ चीजें हकायक सामने आ जाते। आज ये एक 9 मई के बाद दूसरा 9 मई होकर गुजर गया है, ये 17वां महीना है इस वाक़े को। तो उसके अभी तक ये चीज क्लैरिटी में नहीं आई है कि कौन जिम्मेदार था, कौन नहीं जिम्मेदार था, उसकी फुटेज इसकी मिल नहीं रही है। और दूसरी आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को मुख्तलिफ, जैसे वो जो है ना एक जो ARY के थे रिपोर्टर, उनको जो है वो अरशद शरीफ उनको शहीद किया गया। इस तरह और लोग जो हैं कुछ यहाँ इस मुल्क से जो कुछ सहाफ़ी जो हैं वो किसी डर की वजह से यहाँ से मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। तो अब ये आप देखें कि ये इस सूरत हाल में तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीज एक तरफा है, ये है तो दो तरफा।
इसको आप एक तरफा नहीं करार दे सकते। मैं नहीं समझता कि ताली एक हाथ से बजती है। इस वक्त एक हाथ जो है वो ताली बजाता है और दूसरा जो है वो बचने से ताली बजने बिल्कुल से सही। बचने लेकिन के लिए जो कर रहा है वो डॉक्टर साहब 9 मई के हवाले से तो बाकायदा ऑडियोस मौजूद हैं, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। इवन बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि हाँ मैंने बोला था कि आप लोग इस तरफ जाएं और एहतजाज करें। सर देखें, ये वो अल्फाज हैं कि जो शायद किसी ने अदा किए और वो चाहते हैं कि ये जो है ना पीटीआई की क़यादत जो है उनके मुंह में डाल दी जाए। तो मेरा ख्याल ऐसा मुमकिन नहीं है। वो उन्होंने इसकी बाकायदा बड़े अच्छे लेवल पर एक तरदीद कर दी है कि, और दूसरा आज जो अगर समाअत आपकी नज़र से गुजरी होगी उसके जो टिकर्स हैं उसमें बाकायदा जब ये कहा गया प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से कि जनाब ये एक बयानिया था, इन्होंने बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी बयानिया की बात ना करें, आप सबूत की बात करें। और दूसरा इन्होंने एहतजाज के हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी कि आप एहतजाज करें। उन्होंने कहा जी एहतजाज की कॉल तो दी जा सकती है, ये तो नहीं कहा था ना कि आप जला दो, गिरा दो, मार दो, तोड़ दो। तो ये देखें, इसको आप अगर आप कहें जी कि ये कोई एक कन्फेशन आ गया है या कोई ये चीज आ गई, एक बंदे ने सच बोला है तो उसको बोलने दें। हम क्यों ये चाहते हैं कि लोग कोर्ट्स में, अदालतों में जो है ना वो बचने के लिए झूठ बोलते रहे। वो उस आदमी का अगर कोई फॉल्ट है तो वो भी सामने है, अगर नहीं है तो तब भी सामने है। लेकिन डॉक्टर साहब देख रहे हैं क्या बना, इद्दत केस खारिज हो गया जी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, लेकिन जो मॉब साइकोलॉजी होती है उसका तो लीडर्स को पता होता है। उसका पता होता है कि अगर मैं इनको कंट्रोल नहीं करूंगा या मैं इनको गाइड प्रॉपरली नहीं करूंगा तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, ये सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकता है, या सरकारी इमलाक को तबाह कर सकता है। और ये देखने को मिला है हमें 9 मई के वाक़यात में। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये क़यादत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब आप देखें ना 9 मई हुआ क्यों, वो क़यादत ही को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, तो उसी की रिएक्शन में तो ये चीज हुई है। क़यादत तो वहां मौजूद थी ही नहीं। क़यादत मॉब को कहां से कंट्रोल करती? क़यादत अगर बाहर होती, उसको इस तरह पकड़ के अदालत से एक जो है ना फिंगर वेरीफाई करने के लिए बुलाया और वहां से पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं, और वो तो डॉक्टर साहब वो तो तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को पकड़ा जाता रहा है, मगर उनके जो वोटर्स थे उन्होंने इस तरह से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की। नवाज शरीफ को पकड़ा गया, मुजाहिरी इस शिद्दत के साथ नहीं हुए। आसिफ अली जरदारी जेल में रहे। तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त मुजाहिरीन ने आके इस तरह से तोड़ फोड़ की थी? ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। ये इसको एक लिटमस टेस्ट बना लें आप आज भी जो है ना ये नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, खुद तो वो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं और इस वक्त हुकूमत जो उनके भाई और उनकी साहबजादी चला रही है पंजाब में, और मरकज में उनके भाई हैं। आज आप उनकी हुकूमत आकर देख लें, 10 आदमी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जो बंदा हुकूमत में नहीं भी है उसके लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उसके लिए मौजूद हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है बल्कि दुनिया के 180 ममालिक में इस वक्त जो है ना उनके बारे में बात हो रही है। मुख्तलिफ जगह पर उनके लिए एहतजाजी जो है ना वो स्लोगन चल रहे होते हैं। मुख्तलिफ सेमिनार्स में उसका जिक्र हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में जिक्र हो गया, जो कांग्रेस पार्लियामेंट है वहां पर जिक्र हो गया, यूएसए में जो वजारत खाते यूएसए की रिपोर्ट है सालाना, उसमें उस इलेक्शन के 8 फरवरी के बारे में जिक्र हो गया। 47 का जिक्र पूरे वर्ल्ड में चला गया। ये तो कोई मकामी चीजें तो रह ही नहीं गई हैं सर। ये मेरे और आपके लेवल की चीजें नहीं है सर। ये तो बहुत ऊपर आज तो दुनिया में आप कोई भी चैनल CNN, BBC कुछ भी खोल के देखें। डॉक्टर साहब क्या ये गैर सियासी रवैया नहीं है कि आप दूसरी सियासी जमातों के साथ बातचीत ही नहीं करते? कल भी कुछ जर्नलिस्टों ने बानी पीटीआई से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जी आप इस हवाले से अपनी जो पॉलिसी है उसको रिविज़िट करें। आप जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इवन जो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, आप उनसे भी बात करें। देखिए सर, आपकी ये बात बहुत ही खूबसूरत है, अल्फाज भी बड़े प्यारे हैं, और मेरा ख्याल है कि जिस पार्टी की जिस चीज पे स्टैंड होता है वो उसके खिलाफ जाके वो कैसे कर सकती है। आप ये देखें कि जो पीटीआई है इसका स्टैंड यही है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन को तस्लीम नहीं करते। नहीं, आप देखिए तो उनका यही स्टांस तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से था। उन्हें वो हर इजलास के अंदर, जलसे के अंदर डीजल पुकारते थे, वो इनको यहूदी लॉबी का हिस्सा करार देते थे। अब वो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, फिलहाल पसे पुश्त रख दिए गए हैं। दोनों की सुलह है, दोनों की मुलाकातें होती हैं, कमेटियाँ बन गई हैं, आगे किस तरह से चलना है ये वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। आप देखें ना, ये तो आप देखें कि तो स्टांस तो फिर पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने बदला ना अपना। उन्होंने अपनी जो चीजें जो पहले जिस तरह वो तायद कर रहे थे उस तायद को उन्होंने विड्रॉ किया। उसके बाद वो उन्होंने अपना सारा मौकफ जो है उसको तब्दील किया। उसके बाद उन्होंने पीटीआई की क़यादत की जानिब अपने सूबा में हाथ बढ़ाया।
जब ये सारी चीजें हो गई, और अगर ये लोग भी, बाकी लोग भी अपनी क़यादत की जो एक नाहलियत है, जो एक वो उस पर्ची जो एक होती है, एक विरासती पर्ची होती है कि जी मैं इसका वालिद हूँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कजन है, ये मेरा मामू है, ये मेरा चाचा है, इसको छोड़ के वो कर लें तो वो यकीनन मेरिट पे आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। अगर उधर से तो ये चीज होती कोई नहीं है। दूसरी एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं बतौर एक तालिब इल्म के ये समझता हूं कि इस वक्त अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों जमातों ने बतौर सियासी जमात अभी तक पीटीआई के साथ वो सियासी रिएक्ट नहीं किया, या इंटरेक्शन के लिए वो कॉल नहीं दी कि जो कि सियासी जमातें दुनिया में दिया करती हैं। ये अभी तक तो उनको बस खत्म करने और उसके खुद को खत्म करने या उनको खत्म करने के एक उस पे चल रहे हैं नैरेटिव पर। अभी ये ताजा देख ले, वो राना सनाउल्लाह साहब का वो कहते हैं जी कि अगर वो बाहर आ गए तो हम खत्म हो जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो मुझे बताएं कि इस नैरेटिव पे तो नहीं ना कोई चीज पार्टीज का इंटरेक्शन हुआ करता। मैं तो ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे बहुत सारी गुंजाइश होती है, मुल्क को देखना होता है, मुल्क की मैशियत को देखना होता है, सनत और तिजारत के शोबा को देखना होता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो JUI के साथ इत्तेहाद है, उनके साथ बैठक होती है, मुलाकात होती है, फ़ोटो सेशंस होते हैं, उसके बाद फिर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत भी की जाती है, लेकिन उसका आउटकम कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक जगह पे आके ज़रूर दोनों मुत्तफ़िक हो गए हैं कि दोनों जो है वो अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उसकी मुखालफत कर रहे हैं दिलो जान के साथ। देखिए सर, आपको पीटीआई की सियासत में एक चीज जरूर मिलेगी जी कि जो रवायती अंदाज है, बिल्कुल लेट जाना एस्टेब्लिशमेंट के आगे और किसी असूल पर ना चलना और हर चीज को जो है ना बराए फरोख्त बना देना, ये चीजें आपको पीटीआई में नहीं मिलेंगी। इसलिए जो है ना ये जितने भी उनके नकाद हैं पीटीआई के, उनको ये एक बड़ी एक फुर्सत और मौका मिल जाता है कि वो कहें कि जी ये वो रवायती चीजें नहीं कर रहे हैं, ये वो रवायती अंदाज अख्तियार नहीं कर रहे हैं, ये कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ये कोई आयरनली किसी चीज से निमटने की बात जो है वो जुबानी नहीं करते बल्कि अमली तौर पर भी करते हैं। तो जब ऐसे ये वो बड़े दो इख्तलाफात हैं या वो एक दो मशरिक और मगरिब का एक समझ लें कि इम्तजाज है कि ये जिसमें जो है ना वो सब लोगों को लगेगा कि जी यार ये जो है ना ये क्यों नहीं मिल क्यों नहीं रहे। मैं आपको फिर दोबारा एक अर्ज कर देता हूं कि मौलाना फजल रहमान की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने अपने कुछ कदम पीछे हटाए और उन्होंने विड्रॉ किया अपने मुख्तलिफ क्लेम्स को, और जब उन्होंने कर लिया तो उनके साथ एक बातचीत शुरू हो गई। जहां तक आप फरमा रहे हैं अलायंस की बात, तो अलायंस तो उनके साथ ऐसा अभी तक कोई भी नहीं है। हाँ, एक मैं नुक्ता समझता हूं कि जो मैं आज तक जितने भी अखबारात को देख रहा हूं, ये टीवी चैनल्स को देख रहा हूं, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो एक नुक्ता पर जरूर जो है ना वो मुत्तफिक नजर दिखाई दी है मुझे, वो है कि आने वाले जल्द इंतखाबात, कि कौमी इंतखाबात जो है ना वो जल्द करवा दिए जाए। मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों लोग इस पे जरूर मुत्तफिक है, इससे ज्यादा पर नहीं है। क्या वो बतौर हलीफ इंतखाबात लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इट्स नॉट क्लियर। अच्छा, ये अज़्म दोनों जो सियासी जमातें हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों कर रही हैं? उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने नहीं आ रहे, वो एजेंडा अपना सामने नहीं रख रहे कि जी किस बुनियाद के ऊपर हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं डिटेल के साथ। लेकिन बाहर के आप देखिए कि फिर जो KP की जो असेंबली है उसके अंदर भी रेजोल्यूशन पास हो गई है, मीडिया के ऊपर भी आके उनकी अपीयरेंसेस हैं, उनके बयानात सामने आते रहते हैं कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्हें एश्योर किया गया है कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक मुहिम है कि जो पहले से ऑपरेशन हो रहे हैं उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और फिर आप ये देखिए कि ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ने लगी हैं तो हर पाकिस्तानी चाहता है कि ये ऑपरेशन हो। जो नहीं मुलविस उसे क्या तकलीफ, क्या परेशानी इस ऑपरेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें मेरी दो इसमें बातें हैं। एक तो मैं बजाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए और अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है इसे कामयाबी से अंजाम दिया जाना चाहिए। अब दूसरी एक चीज जो है, जो अभी आपने फरमाया कि वो असेंबली से उन्होंने करारदाद मंजूर करवा ली और उन्होंने ये ज़बानी तौर पर ये भी कहा कि जी ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इस ऑपरेशन के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ ये कोई गलत बात नहीं है। पार्लियामेंट किस लिए होती है? पार्लियामेंट बातचीत के लिए होती है। हुकूमतें किसके लिए होती हैं? हुकूमतें आवाम की आवाज़ के लिए होती हैं। वहाँ से जो आवाज़ उठ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, अगर उसको पार्लियामेंट में उनके सूबाई पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, कौमी असम्बली में उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो उसको कहाँ डिस्कस किया जाएगा? दूसरा ये है कि लोग हमारे दुश्मन नहीं है, अवाम जो है वो अज़्म इस्तेहकाम के भी दुश्मन नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के भी दुश्मन नहीं है अवाम के, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अब बहरहाल जरूर मौजूद है। सर आप ये आज से चले जाए थोड़ा सा 32 ईयर्स बिफोर, आप चले जाएं वहां पर कि क्या होता था जी। एक बहुत बड़ा, मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता,
उसके ऊपर 8 काल में एक पट्टी लगी होती थी, अफगान बाकी, कोहसार बाकी, बाकी अल हकमुलिल्लाह। अब वो कहाँ गया? वो सुकड़ते सुकड़ते उस अखबार में वो 1 कालम पर 2 कालम पर चला गया, वो वापस सुकड़ते सुकड़ते, और फिर उसके बाद गायब हो गया। अब ये बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ज्वाइन किया है मज़हर तुफ़ैल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट है। मज़हर साहब आपका बेहद शुक्रिया। हम डॉक्टर एहसन नमूज साहब से बातचीत कर रहे थे और हमने उनके सामने सवाल रखा था। आज जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि नून लीग हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाने की कोशिश कर रही है, और फिर ये भी कहा कि हमारी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है उसका फ़ायदा भी नून लीग को हो रहा है। तो ये कितना सेन स्टेटमेंट है एक ऐसी पार्टी की तरफ से, या उनकी इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है पार्लियामान के अंदर उनकी तरफ से, क्या वो यानी इतने ही फ्रेजाइल हैं कि उनको कोई लड़ा सकता है? बात यह है कि जी उमर ने जो बात की है ना, उसके अगर आप तनाजुर में जाए तो पीटीआई इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसी पॉलिसी को चल रही है आगे, जो कि मुल्क में सियासी इंतशार और लड़ाई झगड़ा और मैं ना मानो वाली बात है। अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने वाली बात की जा रही है, जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार थे तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जब बातें शुरू हुई तो इमरान खान ने एक पब्लिक गैदरिंग में वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को ये धमकी लगाई। उन्होंने मुझे और आपको या आम आवाम को या ब्यूरोक्रेट्स को नहीं लगाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अगर इक़्तिदार से बाहर निकला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो ये धमकी किसने थी? और उसके बाद स्वातर के साथ पीटीआई की लीडरशिप जो भी थी, उसके तमाम जो बयानात हैं कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट के फोरम पे और पब्लिक फोरम पे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड पे हैं। इन्होंने जो इंतशार की फजा पैदा की इस मुल्क के अंदर और जो लड़ाई झगड़े वाली कैफियत पैदा की, उसके असरात हमारी इकॉनमी पर आए। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरमायाकारी हो रही थी एकदम वो रुक गई और मुल्क अनारकी की तरफ चला गया। आज ये किस मुंह से उमर अयूब ये बात कर रहे हैं? अगर बगौर ज्यादा है पीटीआई की तमाम लीडरशिप का, तो पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त डोमिनेट कर रही है वो सारी की सारी सिर्फ इंतशार की कैफियत फैला रही है। अभी जब उनसे कहा गया कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात करें तो इमरान खान का क्या मौकफ था? यदि मैं ताकतवर से ताकतवर, यानी कि उनका सीधा सा मौकफ था कि GHQ से मेरी बात कराएं, मैं उनसे बात करूंगा, जनरल आसिम मुनीर से करूंगा, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने सऊदी एम्बेसी को उस वक्त जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो जो इन्होंने हरकत की थी जनरल आसिम मुनीर के बारे में एक मतभेद फरका फैलाने की, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो बात मैं करना नहीं चाहता और ना हमें करनी चाहिए, वो ना दोहरानी चाहिए। फौज की लीडरशिप को जितना जलील इमरान खान ने किया है आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी ने नहीं किया। ये धमकियां भी लगाते हैं, बदमाशी भी करते हैं और स्ट्रीट बॉय वाला काम करते हैं। इनके इन्हीं अमाल की वजह से पाकिस्तान के अंदर लोकल सरमायाकारी और बैरूनी सरमायाकारी रुकी और आज मुल्क जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, जिस अगस्त में फंसा हुआ है, मैं और आप आम आवाम जो है वो जिस मुश्किलात का शिकार है माली तौर पर, उसके सारे मुहरकात इमरान खान की तरफ जाते हैं। अब ये सारा कुछ करके एक मासूम बच्चे की तरह साइड पर होकर बैठ गए हैं और वहां पर भी इनके यही राग अलाप रहे हैं कि मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने सियासी लीडर से बात नहीं करनी। ये मुल्क सियासी निजाम इसका चल रहा है, जमहूरी निजाम चल रहा है, वो तो जमहूरियत को और सियासी निजाम को मानते नहीं है इमरान खान। बिल्कुल सही। तो इनकी लीडरशिप के भी कहना यही है, बार बार देखिए उमर अयूब हो या कोई और हो, इन सब का कहना यही है कि नहीं हम ताकतवरों से बात करेंगे। तो क्या जमहूरियत के अंदर ताकत नहीं है? जी बिल्कुल, ये गैर सियासी रवैया है, सियासतदानों से और सियासी जमातों से ही बात करनी चाहिए और गैर कानूनी और गैर आईनी रवैया है। आइन के आर्टिकल 6 की जो बात की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये माजी में इमरान खान क्या करते रहे, अपने मुखालिफिन को इन्होंने नौकरियों से निकलवाया, मीडिया हाउस को तालेबंदी तक करवाई गई, मीडिया हाउस के मालकान को गिरफ्तार करवाया गया। उसके अलावा इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जिस ब्यूरोक्रेट ने इनका नाम है, कई ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो सिर्फ इस बात पर राइन देके साइडलाइन हो गए कि उनका जो कैरियर था, कैरियर ऑफिसर थे, उनके कैरियर से इमरान खान खेले। इमरान खान ने उससे जनरल बाजवा और जनरल फैज के साथ मिलकर अपने सियासी मुखालफिन के लिए क्या गड़ेली खोदे, क्या सबको पता नहीं है? उनके घरों के बाहर तालों के ऊपर क्या गंदगी लगती थी, क्या कुछ किया जाता था, ये सबको पता नहीं है?
इस मुल्क के अंदर बिल्कुल जितनी मजहर political साहब victimization है इमरान खान ने की है वो आज दिन तक नहीं हुई। और आज ये फौज को दोबारा शामिल करके फौज को गंदा करना चाह रहे हैं, उसके सियासी किरदार को गंदा करना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल फोरम पर अपना केस मजबूत करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है। ये एक बारीक नुक्ता है जो समझना चाहिए। बिल्कुल से मदर साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर एहसन नमूद साहब आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक वक्फे के लिए जा रहे हैं, उससे जब वापस आएंगे तो आपसे फिर मजीद बात करेंगे, खासतौर पर PTI के इसी गैर सियासी रवैये के हवाले। जी वेलकम बैक। और PTI के गैर सियासी रवैये के हवाले से बात हो रही है, ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि आज जो है अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने एक बयान जारी किया कि हमारे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है नून लीग। डॉक्टर एहसन नमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा मजहर तुफैल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, तो क्या ये गैर सियासी रवैया नहीं है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी और फिर जब जिनको मलाइन करते रहे, जिनको वो ताने देते रहे और जिनकी वो नकलें उतारते रहे, उन्हीं के साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं? जो जिस तरह से मजहर तुफैल साहब ने भी कहा कि ये गैर जमहूरी, गैर सियासी, गैर आइनी रवैया है, तो बात तो सियासतदानों से ही करनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं के साथ मिलकर आपने अपनी गवर्नमेंट बनानी है और आप चाहते हैं कि अगर आप पावर में आएँ तो फिर आपको इसी दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। जी देखें, एक तो मैं मदर साहब के कुछ बातों का जरूर जवाब देना चाहता हूँ। देखें, ये कतई तौर पर दुरुस्त बात नहीं है कि गैर आइनी रवैया है। गैर आइनी रवैया मैं आपसे अर्ज करता हूँ किसको कहते हैं। गैर आइनी रवैया इसको कहते हैं कि आपके पास जो हक नहीं होता, आप नाजायज तौर पर, गैर आइनी तौर पर उस चीज को भी हासिल करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मखसूस नशिस्तें हैं। आपका हक नहीं था, आप लूटे हुए वोट, जो वोट जिस पार्टी को, मखसूस नशिस्त क्या होती है? मखसूस नशिस्त ये होती है कि पब्लिक ने जितने वोट जिसको दिए हैं उसके तनासब से आपको पार्लियामेंट में इजाफी नशिस्तों की नुमाइंदगी मिलेगी, इसे मखसूस नशिस्तें कहते हैं। अफसोसनाक पहलू यह है कि इतना गैर आइनी, इतना एक गैर इखलाकी कदम उठाया कि जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने एक करार दिया कि यह गैर आइनी था, गैर कानूनी था, गैर इखलाकी था, कोई तुक नहीं था। देखें, एक कुछ करोड़ वोट मिला PTI को, उसी तनासब से उसको नशिस्तें मिलनी है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में। आपने उनके हिस्से की नशिस्तें भी कि नहीं ये नाम ऐसे नहीं, इसका वैसे था, उनको वोट तो मिला इमरान खान के नाम का। वोटर ने वोट तो डाला है PTI को, वोटर ने वोट तो डाला इमरान खान को, चाहे वो आजाद था, चाहे वो उसका बैंगन था उसका इंतखाबी निशान, या उसका इंतखाबी निशान कोई कुर्सी थी, या उसका इंतखाबी निशान कोई मेज थी, या कोई गिलास था। वोट तो इमरान खान को डाला लोगों ने। अब इनकी देख लें लूट मार का, सियासत का लेवल देख लें कि इन्हें ये ख्याल नहीं आया कि तारीख हमें किस गासिब और किस गैर कानूनी अमल के हवाले से याद रखेगी कि इन्होंने जनाब उठा के वो निश्चित आपस में, जैसे वो लड्डू नहीं बांटते चोरी के, वैसे डॉक्टर साहब वो उनका देखिए वो बांटते। मखसूस नशिस्तें इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है, मगर उनका भी एक ख़ास तरह का बैकग्राउंड है जिसकी वजह से उसका फैसला नहीं हो पा रहा था। और फिर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने और बाकी जितनी सारी सियासी जमातें हैं उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उनका ये हक तो बनता है कि वो रिव्यू पिटिशन में जाए। देखें, वो बात छोड़ के तो बाकायदा ये हर हुक्म वो जारी जो कर सकते थे कर दिए, और हर वो तावील जो अख्तियार कर सकते हैं, और पूरा मीडिया, सोशल मीडिया उनके बयानों से भरा हुआ है कि हम इन फैसलों को नहीं मानते इस तरह के। ये आप क्या कह रहे हैं सर? दूसरी बात ये है, मैं तो आईनी इकदाम की बात कर रहा हूँ और सियासी इकदाम की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये होती है कि सियासत में वो जिंदा होता है जिसको लोग चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पे अभी देख लें, क्या ये फायरवॉल क्यों लगाई गई है? ये मुझे बताएं कि क्या ये नून लीग और PTI इसके PPP के हक में लगाई गई है? ये कोई उनको तो डर लग रहा था इससे सोशल मीडिया से, तभी ये फायरवॉल लगवाई है। और फायरवॉल क्यों लगवाई है आपने? कि आपको पता था कि PTI की जो शोहरत है और जो इनकी एक हमायत है। जी, ये फायरवॉल इसलिए लगाई गई है, एक मिनट ठहरे, फायरवॉल इसलिए लगाई गई है कि जो मेरे और आपके, हमारे कौम के टैक्स के पैसों से PTI की गवर्नमेंट KPK के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया फोरम घर पे बैठ के दे रही थी, यूज करवा रही थी, रियासत के खिलाफ, रियासती बयानिया के खिलाफ और रियासत के तमाम स्तूनों के खिलाफ जो एक मूव चला रही थी PTI, ये उसलिए लगाई गई है। PTI का जो घिनौना किरदार था वो सबके सामने है। आप जो बात कर रहे हैं फायरवॉल की, क्या इमरान खान के दौर में क्या कुछ नहीं हुआ सोशल मीडिया के साथ? जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बात करता था इमरान खान के बारे में, या
उनके उन अमाल के बारे में जो वो कर रहे थे या उनकी पार्टी के बारे में, तो उनके साथ क्या होता था, उन्हें घरों से उठाया गया FIA के जरिए, घरों से उठाया गया, उनके माऊ बहनों के सामने घरों से उठाया गया, मारा गया, नंगा मारा गया, पीटा गया, क्या कुछ नहीं किया गया उनके साथ। अब तो जो अब हो गया ये तो पाकिस्तान को डॉक्टर साहब 2 दिन पहले नहीं, ये कैसे हो गया, जो हो गया वो भूल के कैसे लोग भूल जाए, लोगों की याददाश्त बिल्कुल क्लियर है। आपकी तमाम PTI की तमाम पार्टी जो है ना, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, जितने को फेक अकाउंट यहाँ पे चल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, की तादाद में फेक अकाउंट डॉक्टर साहब चल रहे थे। ये वो पार्टी है, ये इनके अवाम के अंदर घुस के। डॉक्टर साहब 2 दिन पहले जो DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो एक तरह से PTI के खिलाफ चार्जशीट थी, ख़ासतौर पे जो डिजिटल टेररिज्म की इस्तेलाह उन्होंने इस्तेमाल की, और फिर PTI जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी के इदारों को इंगेज कर रही है, उनका बुरा तासुर, बुरा इमेज पेश करने की कोशिश कर रही है, और जो उसके पास जो तरीक़े हैं उनका उन्होंने यानी बहुत डिटेल के साथ जिक्र किया था। इस बात के अंदर तो कोई सच्चाई, कोई झूठ नहीं है, सारा सच है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसका सोशल मीडिया विंग स्ट्रॉन्ग है और बहुत एक्टिव है, बहुत फाल है, वो तो PTI है। जी बिल्कुल, आई एग्री कि इस वक्त सबसे ज्यादा फाल PTI है सोशल मीडिया पे, और आइंदा भी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में कोई शख्स भी जो है ना वो अपनी पाक मसल्ला फौज के खिलाफ नहीं है। वो ये कहते जरूर है, मगर उनके जो एक्शंस हैं इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ सर, देखें आप इम्पोज करेंगे ना जबरदस्ती, तो वो तो नहीं होगा ना। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी अपनी पाक मसल्ला फौज से बहुत मोहब्बत रखता है। हर एक के घर में कोई ना कोई कजन भाई कोई फौज में है, वो शहीद भी हुए हैं, गाजी भी हैं। आप ये बात ना कहें, बात ये नहीं है। और दूसरी बात रह गई वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो देखें, वो तो किसी एक पार्टी को मिलाइन कर ही नहीं सकते कि उसका ताल्लुक ही नहीं है। वो तो खुद डिक्लेयर करते हैं कि जी हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी एक बात मैं आपसे आपके चैनल के तवज्जुह से अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत अहम नुक्ता है, इसका सियासत से भी ताल्लुक है और हमारी माशरत से, हमारे समाजियात से भी ताल्लुक है। देखें, सोशल मीडिया दुनिया भर में है, लेकिन सोशल मीडिया के जो चीजें उसकी भी होती हैं, उसमें जितनी कुव्वत होती है ना उसकी अफवाह साजी की या झूठ की, उतनी ही सच की ताकत भी उसमें ज्यादा होती है। आप आज अभी एक झूठी बात लिख के देख लें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, आपको सैकड़ों हजारों लोग निगेट करने के लिए आ जाएंगे। वो पोस्ट अहम नहीं होती आजकल। असल में ना ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं ना, ये बेचारे तालीम भी इनकी इतनी नहीं है, अगर होगी भी तो पुराने जमाने की है, इन चीजों को समझते भी नहीं है। जो एक अगर आप गलत या फेक जो या अफवाह आप लिख भी दें, आप वो अहम नहीं होती है, उसके नीचे जो उसका रिएक्शन होता है वो अहम होता है। आप आज झूठ बोलकर तो देखें, नीचे देखें लोग किस तरह उस झूठ के बकिए होकर उखेड़ते हैं। तो ये सोशल मीडिया को ना पूरी दुनिया में इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता कि उनकी जो फेडरल एजेंसियां होती हैं लोगों को उठा लेती हैं या उनके खिलाफ मुकदमा बना लिया जाता है। मजहर साहब आपकी तरफ आते हैं। मजहर साहब, ये PTI की सियासी तन्हाई कैसे ख़त्म हो सकती है? बस अभी मेरा ख्याल है कि बानी PTI को नहीं लग रहा कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। जब उन्हें लगेगा तो फिर वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बात करेंगे। आपको याद होगा सेनेट के इंतखाबात के अंदर डिप्टी चेयरमैन को वोट दिया था, उस वक्त पीपल्स पार्टी उन्हें अच्छी लगी थी, और आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उनके जो ताल्लुकात रहे हैं उसकी बाकायदा एक तारीख़ है। मगर अब कहीं कहीं उन्हें लगता है कि जी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी बात की जानी चाहिए, उसके साथ भी अब बैठ के हैं। वो यहूदी लॉबी और फिर मौलाना डीजल, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। देखें कि सियासत में कोई चीज़ हद से आकर नहीं होती, मगर इमरान खान की जो सियासत है ना वो सिर्फ और सिर्फ झूठ, बहतान और यू टर्न पर मबनी है। जब तक इमरान खान अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पाएंगे, झूठ, बहतान और यू टर्न, उस वक्त तक मुल्क के अंदर इनकी जमात सिर्फ सियासी इंतशार और बदअमनी की एक जो अलामत है ना वही बन के रह जाएगी। अगर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवैयों को अपनाना है, सियासत करनी है, मुल्क के अंदर जमहूरी तौर तरीकों को अपनाएं और तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं सिर्फ उनके पास जाकर बैठें। ये एक तरफ कहते हैं कि जी फौज का सियासत से कोई किरदार नहीं है, तो आप फौज के पास किस मुंह से जा रहे हैं? फौज खुद कह रही है कि जी हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, हमें मत घसीटें इस अपने गंदे काम में। आप अपने काम खुद करें, अपने लोगों पे अपने जो इश्यूज हैं अब पार्लियामेंट के फोरम पर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी अदारा है, वहां भी कई मरतबा इस बात का अदा किया गया और चीफ जस्टिस समेत कई दीगर मौजूद जजों ने ये बात PTI के लोगों को और दीगर
जो लोग वहां पे पिटीशन लेके आते हैं उन्हें भी यही कहा कि बात मामला आपके पॉलिटिकल फोरम पर, पार्लियामेंट के फोरम पर हल होने वाले हैं, उसमें आप हमें मत घसीटें। मगर पीटीआई ने कभी इन चीजों को माना है? पीटीआई सिर्फ और सिर्फ जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, फिर ये कहते हैं कि जी फौज के खिलाफ कोई नहीं है। फौज के खिलाफ जितनी नफरत पीटीआई की लीडरशिप ने फैलाई है, आज दिन तक किसी ने नहीं फैलाई। और ये डॉक्टर साहब जो मसूब बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। पाकिस्तान के तमाम अखबारात, तमाम टीवी चैनल, मीडिया हाउसेस और उनका आर्काइव इस बात की खमाजी है कि पीटीआई ने पिछले 2 साल के अंदर जो काम किया है पाकिस्तान आर्मी के बारे में, आपको पाकिस्तानी फौज के सियासी किरदार से तो खिलाफ राय हो सकता है, मगर जो उनका असल किरदार है, जो सिक्योरिटी के लिए, जो उन्होंने इस मुल्क की बकार सलामती के लिए जानों की कुर्बानी दी, अफसरों ने शहीद हुए और जवानों ने अपनी ये जानों की कुर्बानी दी, उससे कोई शख्स इंकार नहीं कर सकता। इन्होंने उस चीज का भी मजाक उड़ाया पीटीआई की लीडरशिप ने, और बकायदा सोशल मीडिया फोरम पर उड़ाया। और केपीके के अंदर जो इन्होंने बदमनी फैलाई और केपीके के अंदर जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के सरकारी खजाने के साथ जो खिलवाड़ किया गया, वो सबके सामने है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही, जो बातें कर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि नैब का किरदार जो था केपीके के अंदर किसने खत्म किया? क्या केपीके के अंदर कोई करप्शन नहीं थी? वहां पे करप्शन थी। बीआरटी समेत बिलियन ट्री स्कैंडल सामने आया, इमरान खान ने वहां पे केपीके में नैब का किरदार खत्म कर दिया, जबकि वफाक में उन्होंने रखा और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। जो लोग इनके मुखालिफ थे उन्हें नैब के जरिए इन्होंने हरासा किया, उनकी जिंदगियों से खेला। इवन सरगोदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जो है हथकड़ियों समेत वो मार दिया गया, उसकी डेड बॉडी स्ट्रेचर पर पड़ी रही हथकड़ियों समेत। क्या ये बात करते हैं? मुल्क के अंदर जितनी तबाही पीटीआई ने फैलाई है, आज तक किसी ने नहीं फैलाई। पीटीआई सिर्फ एक तौर पर अगर ये अपने अंदर जमहूरियत पैदा कर लें और सियासी जमातों के पास जाकर इतना हौसला और हिम्मत पैदा करें कि इनके तमाम जो इश्यूज हैं कि हम सियासी जमातों के पास जाएं और सियासी जमातों के अंदर इतनी वफादारी होती है कि वो इनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे, इनके गुनाहों को माफ कर देंगे। में खामोश नहीं जरा बोले ना, तो मैं चूंकि इनको बोलने का पूरा मौका मिला है, मैं आपसे अर्ज कर देता हूं कि ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, ये एक ऐसे वाहिद इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है जिसने 8 फरवरी 2024 को सबसे ज्यादा वोट्स भी हासिल किए, जिसने जो है ना वो फॉर्म 45 को 47 में बदल देने के बावजूद अपनी आवाज उनकी दबाई, उनकी आवाज जो है ना दबने नहीं दी अपनी, और आज भी मखसूस नशिस्तों का एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में अपने हक में फैसला लिया है। और आज भी जो बानी पीटीआई हैं उनको अदालतों ने उनका जो रिमांड है 12 केसेस में जो गलत तौर पर लिया गया वो खत्म किया। उनके खिलाफ इद्दत का जो एक गलत 2 नंबर केस था वो खत्म हुआ। इसी तरह उनके खिलाफ बाकी केसेस भी खत्म होंगे, क्योंकि अगर कानून की और आइन की बालादस्ती की बात की जाएगी तो फिर इन मुहर्रकात जितने जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में मदर साहब बड़ा जो है ना बुलंद आवाज में फरमा रहे हैं, वो जो है ना सारे जो है ना वो नल एंड वाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इस पे वो आगे पनपते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बाकी रह गई आप खुशहाली की बात, ये अभी आज से एक ये झूठा नैरेटिव एक फैलाना शुरू कर रहे हैं जी कि सारी जो मुआशी तंगी है वो इमरान खान की वजह से आई है। वो तो डॉलर 174 रुपए का था जो इसको ये 300 रुपए पे ले गए, वो डॉलर। लेकिन डॉक्टर साहब 2017-18 में ये सूरत हाल तो बाकी नहीं थी ना। अब 2017-18 की कीमतें उठा के देख लीजिए, पेट्रोल के रेट, डॉलर का रेट उठा के देख लीजिए, उस वक्त इस तरह की सूरत हाल मुझे बताएं कि 5.6 जीडीपी से आप माइनस जीडीपी पे चले गए हैं और जिम्मेदार आप उसको ठहरा रहे हैं जिसकी 5.6 जीडीपी थी। फिर वो एक आदमी वो रूस से, रशिया से आपका हाथ बढ़ा रहा है, ईरान के साथ तेल और गैस पाइपलाइन के लिए जो है ना वो एक हाथ बढ़ा रहा है, वो इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। मजहबी हवाले से उसको जो बार बार जो ये कहते हैं जी कि उनको कुछ पता नहीं है, वो अक़वाम मुत्तहिदा पे आज तक जो 1400 साल में काम नहीं हो सका वो उसने कर दिखाया है। इस वक्त पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब तकरीरों से क्या होता है, उसका आउटकम क्या निकला? तकरीरों से क्या होता है, उसका आउटकम क्या निकला? क्यों नहीं निकला? एक लोगों को शऊर मिला है, लोग एक हक परस्ती के कायल हुए हैं, एक मरूसी सियासत को जो है उसका जनाजा निकल गया है। सर वही जो शऊर था उसके नतीजे में फिर 9 मई हुआ ना, वो देख लिया कि जो शऊर था वो के बगैर बाहर निकल नहीं सकते ये लोग, ये अपने प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर आने की जरूरत बिल्कुल से। मजहर साहब मुख्तसरन आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी क्या फरमाया आपने? डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इमरान खान ने जो अपने वर्कर्स को, खासतौर पे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको शऊर दिया। जी बिल्कुल उन्होंने शऊर दिया, इसमें कोई शक नहीं है।
उन्होंने शऊर दिया कि पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत, बदअमनी और इंतशार की सियासत को फरोग दिया जाए और हर एक को बुला बुरा कहा जाए और उसके बाद लोगों की गुफ्तों को उछाला जाए और यू टर्न लिया जाए। ये शऊर उन्होंने दिया, यही शऊर इनके पास था, यही शऊर आगे उन्होंने जो है ये अपनी विरासत में दे दिया अपने पार्टी का कारकुनों को और अपनी लीडरशिप को बांट। जी मजहर तुफैल साहब आपका बेहद शुक्रिया, डॉक्टर एहसन महमूद साहब आपका बेहद शुक्रिया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट TV Today। देखने का बेहद शुक्रिया।